Hello everyone. Now we are going to look forward to some important child pedagogy question which is efficient or reliable for your teaching exams as well as your competitive exam. तो यहाँ पर आज हम थोड़े से चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रिलायबल होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन चाइल्ड पेडागोजी क्वेश्चंस को करने का क्या रेलेवेंट होगा, वो ये होगा कि आपकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी होती है, जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है और जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड होती है, उससे रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको रिलायबल होते हैं और आपको एक तरीके से सर्टन व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे ऑप्शन को टिक कर सकें और अच्छे से अच्छे ऑप्शन को चूज़ कर सकें। तो आज हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे कि वो किस टाइप के होते हैं और मतलब किस तरह के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, और ये सीटेट और यूपीटेट से किस तरह से रिलेटेड होते हैं। ये DSSB के लिए भी होते हैं क्योंकि DSSB का 2019 का सितंबर वाले एग्ज़ाम्स में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे गए जो कि चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड थे। इवन दो वो जो क्वेश्चंस थे वो जो थे वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड थे। सब्जेक्ट की भी पेडागोजी उसमें प्रोवाइड की गई थी। तो इस तरीके से हम चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट में भी पूछ लिए जाते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़े से क्वेश्चंस और करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हेरिडिटी इज़। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेरिडिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं डिफ़ाइन किया गया कि हेरिडिटी का पर्सपेक्टिव किस वे में पूछा गया है या किस वे में नहीं पूछा गया है, जेनेटिक पूछा गया है, सोशली पूछा गया है, इमोशनली पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, कुछ नहीं डिफ़ाइन किया। जस्ट वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ सोशल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, थर्ड इज़ मोरल डेवलपमेंट, फोर्थ इज़ सोशल डेवलपमेंट। सिंपल वो पूछ रहा है कि हेरिडिटी क्या है। ठीक है, तो हेरिडिटी अगर किसी पर्सपेक्टिव में नहीं पूछी गई है, आपसे कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं दिया, तो जो हेरिडिटी है वो एक सोशल स्ट्रक्चर है। वो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, मोरल डेवलपमेंट भी नहीं है, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं है। वो एक सोशल स्ट्रक्चर है। हेरिडिटी इन द सेंस कि जो हमें हेरिडिटी प्रोवाइड की जाती है, जो प्रोवाइड होती है हमारे पेरेंट्स से और हमारे जीन से, उसी को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो हेरिडिटी क्या है, हमारी एक सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लाइक यहाँ पर एक पर्टिकुलर इस पिक्चर में बताया गया है कि हेरिडिटी किस तरह से ट्रांसमिटेड होती है। लाइक ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, इनकी हेरिडिटी इनके जो दो वो थे सन थे, उनमें वो हेरिडिटी गई, फिर उससे रिलेटेड वो आगे इसी तरह जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती गई। तो यहाँ पर जो हेरिडिटी है वो सोशल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती है, ना कि इमोशनल को, ना ही मोरल को, और ना ही सोशल डेवलपमेंट को। इसमें कहाँ हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है फोर्थ ऑप्शन में कि सोशल डेवलपमेंट हम समझते हैं क्योंकि इमोशनल तो हो नहीं सकता, मोरल भी नहीं है, तो हम सोशल डेवलपमेंट में कर देते हैं। बट इसका जो रियल एक बिल्कुल पर्सपेक्टिव आंसर होगा वो होगा सोशल स्ट्रक्चर। हमारी हेरिडिटी डिफ़ाइन करती है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, ना कि सोशल डेवलपमेंट। वो हमें कहाँ डिफाइंड होता है, वो हमें कैसे मिलता है, जब इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी से। बट हेरिडिटी क्या है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज what is the correct statement from the following statement about the theory of ethical development of लॉरेंस कॉलबर्ग। जैसे कि हमने लॉरेंस कॉलबर्ग की मोरल थ्योरी के बारे में पढ़ा है और जाना है, उस थ्योरी में नॉर्मली किस चीज़ के बारे में बताया गया है। वो ऑब्वियसली वो मोरल थ्योरी है लॉरेंस कॉलबर्ग की, और उसमें उन्होंने मॉरलिटी से रिलेटेड बहुत सारे एक प्रिंसिपल प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे स्टेजेस बताई हैं, ठीक है, लेवल्स बताए हैं। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि इस जो पर्टिकुलर ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इस लॉरेंस कॉलबर्ग की एथिकल डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसको डिफ़ाइन करती है। सिंपल वन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन एट डिफरेंट एजेस थिंक डिफरेंटली अबाउट राइट एंड रॉन्ग। सेकेंड वन इज डेवलपिंग थिंकिंग एंड लॉजिक पावर इन चिल्ड्रन। थर्ड वन इज इंक्रीजिंग मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ द गुड ऑफ अदर्स, एक्सपेक्ट फॉर योर सेल्फिशनेस। अब यहाँ पर वो सिंपली आपसे पूछ रहा है, पहला ऑप्शन आपको ये बताता है कि बच्चा जो होता है वो अलग अलग एजेस में अलग अलग
चीज़ों के बारे में सही और गलत पर्सपेक्टिव रखता है, सोच रखता है। सेकंड ऑप्शन आपको बता रहा है कि जो बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो लॉजिक पावर जो है वो डेवलपिंग थिंकिंग एंड लॉजिक पावर इन चिल्ड्रन। इस थ्योरी में बताया गया कि बच्चे की जो लॉजिक पावर है वो और थिंकिंग है वो डेवलप होती है। ठीक है। थर्ड वन इज़ इंक्रीजिंग मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन। इंक्रीजिंग ऑफ मेमोरी, ये इस थ्योरी में बताया गया कि बच्चे की जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ़ द गुड ऑफ अदर्स, एक्सपेक्ट फॉर योर सेल्फिशनेस। दूसरों से अच्छा व्यवहार करो और एक्सपेक्ट मत करो अपनी सेल्फिशनेस, एक्सपेक्ट फॉर योर सेल्फिशनेस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो सिंपली आपसे पूछ रहा है, तो जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा मोरल थ्योरी, लॉरेंस कॉल्बर्ग की जो मोरल थ्योरी थी वो आपको ये बताती है कि पर्टिकुलर बच्चा पर्टिकुलर एज में किस चीज़ के बारे में सही और किस चीज़ के बारे में गलत सोचता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1, द चिल्ड्रन एट डिफरेंट एजेस थिंक डिफरेंटली अबाउट राइट एंड रॉन्ग। उसका पर्टिकुलर, अब जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, उसके लिए वो चीज़ सही है, उसके लिए अपनी जो पर्टिकुलर एक वैल्यू है, उसके लिए अपने आप को वो सेंटर रख के चीज़ों को करेक्ट करता है, अपने आप को वो सेंटर रख के चीज़ों को क्या करता है, ठीक करता है। वो कोई सोसाइटी से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या सोचेगी, उसकी मॉरल एथिक्स के बारे में क्या सोचेगी, उसके बारे में क्या सोचेगी, उसे नहीं फ़र्क पड़ता। बट और इसी के अगेंस्ट अगर लिया जाए एक अडोलसेंस को, तो वो अडोलसेंस क्या सोचेगा, अगर वो उसे कोई भी एक पर्टिकुलर काम करना है तो वो उसे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से रख के सोचेगा कि अगर सोसाइटी को फील होगा, सोसाइटी इसके अगेंस्ट है, इस नॉर्म्स के या इस पर्टिकुलर वर्क के जो मैं कर रहा हूँ, अगर इसके अगेंस्ट है तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मॉरल एथिक्स जो मेरे हैं उनको मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे जो मॉरल एथिक्स है वो सोसाइटी से भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। जबकि एक छोटा बच्चा जो होता है उसकी कोई भी मॉरल एथिक्स या जो भी वो करता है वो सोसाइटी से अफेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक छोटा बच्चा जो है उसके लिए सही गलत अलग होगा और एक एडोलसेंस जो है उसके लिए सही गलत अलग होगा। ठीक है। तो हमें जो मोरल थ्योरी है जो कि लॉरेंस कॉल्बर्ग ने दी थी, उसमें वो सिंपली बताते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं वो अपनी पर्टिकुलर अलग अलग एजेस पे अलग अलग चीज़ों के बारे में सही और गलत सोचते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट वन इज़ हु प्रेजेंटेड दिस डेफिनेशन ऑफ सोशल स्टडी। Social study is related to the reactions done about human beings and their social and physical environment. ठीक है। तो यहाँ पर वो सिंपली पूछ रहा है ये डेफिनेशन किसने दी है। सोशल स्टडी इज़ रिलेटेड टू द रिएक्शन डन अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पर वो बात कर रहा है जो सोशल स्टडी है वो रिलेटेड होती है ऐसे रिएक्शन से जो कि ह्यूमंस ने किए हैं उनके सोशल और फिजिकली इन्वायरमेंट में। ठीक है। ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है, ये वेस्ले ने दी है, मिकाइल्स ने दी है, जेरोलिमैक ने दी है, MC ग्राथ ने दी है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिकेल्स। किसने दी है ये, मिकेल्स ने दी है ये डेफिनेशन, जिसमें वो बताते हैं कि जो सोशल स्टडी है वो किससे रिलेटेड है, वो उन सारी क्रियाओं से रिलेटेड है जो कि इंसान ने करी है अपने सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ विच बिलोंग्स टू ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी। ये थोड़ा सा ना टफ क्वेश्चन है और ये 2019 के जो TSSB का एग्ज़ाम हुआ था PRT से रिलेटेड उसमें भी ये पूछा गया था। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि विच बिलोंग्स टू ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी। इनमें से कौन सा एक स्कूल है जो इंडियन फ़िलासफ़ी का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चरवाका, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, समाख्या। अब मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पूरा एक यहाँ पर चार्ट बनाया है जो कि है इंडियन फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन फ़िलासफ़ी में पहला जो आता है वो आता है आस्तिका। वेदास आर प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पर आस्तिका लोग वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है हिंदू फ़िलासफ़ी का, इंडियन फ़िलासफ़ी का, जो कि हिंदू फ़िलासफ़ी से रिलेट करता है और वो किस पे काम करते हैं, वो किसकी नॉलेज को अपना बेस बनाते हैं, वेदास को, जो वेद होते हैं। ठीक है। नास्तिका कौन होते हैं, रिजेक्शन ऑफ वेदास एज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। आस्तिका वो होते हैं जो कि सिर्फ वेदास को अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं और उनके अलावा कि इस वेदास के अलावा और कोई प्रमुख ज्ञान का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। जबकि नास्तिक वो होते हैं जो रिजेक्ट करते हैं कि हम वेदास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉलेज का सोर्स हैं। ठीक है। आस्तिका में यहाँ पर 2 टाइप दे रखे हैं, अथेस्टिक और थेस्टिक। अथेस्टिक कौन होते हैं,
रिजेक्शन ऑफ गॉड जो आस्तिक जो रिजेक्शन करते हैं, अथेस्टिक जो कि रिजेक्शन करते हैं गॉड का, जो नहीं मानते कि गॉड है, और थेस्टिक जो नॉन रिजेक्शन ऑफ गॉड जो गॉड का रिजेक्शन नहीं करते, ठीक है। और इसमें भी अथेस्टिक में भी समाख्या और न्याया, ठीक है। समाख्या वो होते हैं स्कूल ऑफ डुअलिज्म होता है, और स्कूल ऑफ लॉजिक होता है जो लॉजिक के बारे में बात करता है, ठीक है। और थर्ड वन इज़ वैशाशिका, ठीक है, स्कूल ऑफ एम्पिरिसिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ इसमें से कौन सा एक स्कूल है जो कि इंडियन फ़िलासफ़ी से बिलोंग करता है और ऑर्थोडॉक्स है, उसका बिल्कुल कट्टरवादी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए थे, चरवाका, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, समाख्या। अब पहली बात चरवाका यहाँ कहाँ दे रखा है, वो दे रखा है नास्तिक में, लेकिन यहाँ वो बात कर रहा है ऑर्थोडॉक्स यानी इंडियन फ़िलासफ़ी के बहुत कट्टरवादी, तो चरवाका तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो नास्तिक में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म भी हमारा नास्तिक में आया है, तो वो तो गॉड को मानते ही नहीं है, ना ही वो गॉड को नहीं, वो रिजेक्ट करते हैं वेदास को, ठीक है। फिर है जैनिज़्म भी यही आ जाता है। अब यहाँ पर लास्ट क्या बचा, समाख्या। तो समाख्या हमें डिफाइन करता है कि आस्तिक जो कि वेदास को प्राइमरी सोर्स मानते हैं और ऑर्थोडॉक्स होते हैं इंडियन फ़िलासफ़ी के, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है वो इंडियन फ़िलासफ़ी का, तो वो है समाख्या। तो इसका राइट आंसर होगा 4 समाख्या, ठीक है। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि आने वाले क्वेश्चंस में आपके रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सर्टेन क्वेश्चन था जो इस बार 2019 के नवंबर के एग्ज़ाम्स में पीआरटी में पूछा गया था। बहुत ज़्यादा ही अलग हटके दिया था ये क्वेश्चन। तो अगर आपको इससे भी रिलेटेड कुछ भी, अगर आप ये चार्ट अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, एनालाइज़ कर लेते हैं और एक तरीके से ग्रास्प कर लेते हैं अपने माइंड में, तो बहुत सारी चीज़ों के आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phonetics is a science involving production, transmission, reception of speech. Which of the following is a classification of transmission of speech? यहाँ पर वो सिंपली पूछ रहा है कि फोनेटिक एक साइंस है जो इवॉल्व करती है प्रोडक्शन को, ट्रांसमिशन को, रिसेप्शन ऑफ स्पीच को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जो इसको स्पीच को ट्रांसमिटेड करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी, अकॉस्टिक और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर वो पहले तो बात कर रहे हैं कि फोनेटिक साइंस होती क्या है। फोनेटिक साइंस इन द सेंस जहाँ पर हम प्रोडक्शन, कोई भी स्पीच या फिर कोई भी वर्ड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम दूसरों से ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसका यूज़ कर मतलब उसको दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, रिसेप्ट कर रहे हैं, रिसेप्शन कर रहे हैं, यानी हमें वो स्पीच वापस रिसीव हो रही है, ठीक है, वापस रिसीव हो रही है। तो ये जो स्पीच है, फोनेटिक्स का मतलब तो आप समझ गए ना कि साइंस इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऐसा एक विज्ञान है जो प्रोड्यूस करता है, ट्रांसमिटेड करता है और रिसेप्ट करता है स्पीच को, भाषण को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच? ये कौन सा क्लासिफिकेशन है जो कि क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच करता है, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसमिटेड करता है स्पीच को, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका थर्ड, अकॉस्टिक, ठीक है। अकॉस्टिक एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कि क्या करता है, वो ट्रांसमिटेड करता है स्पीच को, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, जैसे कि, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम मदर टंग एंड प्रॉक्सिमिटी टू सेकेंड लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर वो सिंपली पूछ रहा है कि एक बच्चा है जो कि मदर टंग और उसकी जो कोई सेकेंड लैंग्वेज है उसमें जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाया जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम मदर टंग एंड प्रॉक्सिमिटी टू सेकेंड लैंग्वेजेस, प्रॉक्सिमिटी टू सेकेंड लैंग्वेजेस, सिक्वेंशियल बायोलिंगलिज्म, ठीक है, सिमुलेटनेस बायोलिंगलिज्म, सब्ट्रैक्टिव बायोलिंगलिज्म और नन ऑफ द अबव। अब वो सिंपल आपसे पूछ रहा है कि एक डिस्टेंस, एक बच्चे की मदर टंग में और उसकी सेकेंड लैंग्वेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका मैंने जैसे थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है कि लर्निंग वोकैबुलरी से रिलेटेड है। सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ establishing the range of reference of new words and expression that they meet, ठीक है। यहाँ पर वो बात कर रहा है जो सेकेंड लैंग्वेज होती है वो फेस करती है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि रेफरेंस ऑफ न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाते, एंड अ गुड डील ऑफ एक्सपोजर मे बी नीडेड बिफोर दे हैव इनफ एक्सपीरियंस ऑफ द वे वर्ड्स आर यूज टू बी एबल टू डू दिस एक्यूरेटली। हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें रियल में यूज़ कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सही से बोले जा रहे हैं और उनका सही मतलब हो, ठीक है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा कि एक मदर टंग और एक सेकेंड लैंग्वेज में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर दोनों सिचुएशन को हम किससे रिलेट करते हैं, सिमुलेटनेस बायोलिंगलिज्म से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डू नॉट इंक्लूड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। इवन इस क्वेश्चन को करने के लिए मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आंसर मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। इसमें सिंपली आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा लर्निंग का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसको आप नॉर्मल भी करोगे, आप अगर विदाउट अपनी साइकोलॉजी यूज़ किए भी करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जिस तरीके से हमें पता है कि जो लर्निंग है उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि वो हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, वो बहुत सारी चीज़ों को इवॉल्व करती है, हमें न्यू थिंकिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ वो सिंपल पूछ रहा है कि बता दो लर्निंग का इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है, सीखने की इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। चेंज इन बिहेवियर, जब हम लर्न करते हैं कुछ नई चीज़ सीखेंगे तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा। कुछ चीज़ सर्टनली हमें नहीं पता, फिर हमने उसको सीख लिया तो हमारे बिहेवियर में तो चेंज आएगा। तो फर्स्ट वन इज़ नॉट द आंसर हेयर, ठीक है। सेकेंड वन इज़ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, थोड़े ही समय के बाद वो बंद हो जाती है लर्निंग। अच्छा, थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस है कि दुनिया में हर किसी के साथ होता है, ऑब्वियस होता है। ट्रांसफरेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ट्रांसफरेबल भी होती है। तो इसका राइट आंसर जैसे कि आप सबको पता है, दिख रहा है कि स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टन पॉइंट। क्या कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो स्टार्ट हुई और थोड़े टाइम के बाद बंद हो गई, ठीक है? नहीं। तो लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, कभी बंद नहीं होता। वो कभी क्या इन द सेंस आपकी डेथ से पहले तो वो कभी रुकता ही नहीं है। हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड होता है। लर्निंग इन द सेंस ये नहीं होता कि आप सर्टन किसी भी फील्ड में या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ के बारे में बात करो, नहीं। लर्निंग इन द सेंस आप कुछ भी सीख रहे हो, वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो कोई भी थिंकिंग हो, कुछ भी हो सकता है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लर्निंग जो है वो कभी भी आफ्टर सर्टन पॉइंट वो कभी नहीं रुकती, ठीक है। तो इसका क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था कि लर्निंग डू नॉट इंक्लूड, लर्निंग इनमें से किस में इंक्लूड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, क्योंकि वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो चेंज कर देती है बिहेवियर, यूनिवर्सल प्रोसेस से होता रहता है, ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ट्रांसफरेबल है। जिस तरह हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा टर्म सुनी होगी CDP में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। वहाँ पर वो बात करते हैं कि जो भी हमने सीखा हम किसी को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर वो हमारी आने वाली दूसरी क्रिया में वो लाभदायक है या नहीं, तो उसे ट्रांसफरेबल एक तरीके से बोला जाता है लर्निंग का बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक। तो और यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। वो स्टॉप नहीं होती आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, वो कभी स्टॉप नहीं होती, टिल आपकी डेथ तक आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। नेक्स्ट इज़ हु फर्स्ट यूज़ द टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये आई थिंक 2019 के नवंबर एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था, 15 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। हु फर्स्ट यूज़ द टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन, कार्ल पियर्सन, एल्बर्ट बंड्यूरा, इवान पावलोव, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर वो सिंपल पूछ रहा है आपसे कि बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो टर्म है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है ना आपको कहाँ पूछा जाता है, आपके इंटेलिजेंट टेस्ट में यूज़ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो पूछ रहा है कि बताओ कौन था जिसने पहली बार इस टर्म को यूज़ किया। कार्ल पियर्सन थे, एल्बर्ट बंड्यूरा थे, इवान पावलोव थे, या ऑल ऑफ द अबव। अब आपको पता है एल्बर्ट बंड्यूरा ने क्या दिया है, उन्होंने पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है किसका, जब हम किसी बच्चे की एक तरीके से परसेंटेज निकालते हैं उसकी इंटेलिजेंस की, ठीक है, हमें उसका फॉर्मूला प्रोवाइड किया है एल्बर्ट बंड्यूरा ने, ठीक है। इवान पावलोव आपको पता है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिंपल बात कर रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसने यूज़ किया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसका यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, और इसका एक तरीके से जो पूरा डेविएशन को यूज़ किया है स्टैंडर्ड डेविएशन को, वो किसने किया है, कार्ल पियर्सन ने। जैसे कि वो यहाँ पर बात करते हैं, इन स्टैटिक्स द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़
values standard deviation indicate that the values tend to be close to the mean of the set, while a high standard deviation indicates that the values are spread out over a wider range. ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किस तरह से मेज़र करती है उस अमाउंट को, वेरिएशन को, सेट ऑफ डिस्पर्शन को. ठीक है, तो एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन किसने सबसे पहले यूज़ किया? कार्ल पियर्सन ने. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन असेसमेंट. अब यहाँ पर वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन असेसमेंट. अब इनमें से कौन सा एक यूज़ है जो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जाता है असेसमेंट में. ठीक है, सिंपल पूछ रहा है आपसे. यूज इन नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट. नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट में हम यूज़ करेंगे, डायग्नोज लर्निंग डिसेबिलिटी में यूज़ करेंगे, ओनली वन या बोथ. ठीक है, तो आप एक बात बताइए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, हम उसमें बच्चे की क्या देखते हैं? इंटेलिजेंसी ही एक तरीके से हमें पता चलती है, उसकी सर्टेनिटी पता चलती है कि उसको कितना लर्न है. हम उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं देख पाते, हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सर्टन नॉलेज, उसकी एक तरीके से इंटेलिजेंसी कि वो कितनी तरीके से अच्छी तरीके से क्विज़ या फिर जो भी चीज़ है क्वेश्चंस को किस तरह से प्रॉब्लम को डील कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ वो बात कर रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उनमें से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इन पॉइंट्स में से उसका क्या एक यूज़ है. तो यूज़ इन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट. एक चीज़ याद रखना, ये नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में ही यूज़ होता है, ना कि डायग्नोज लर्निंग में. आपने कभी देखा है कि किसी चीज़ की मतलब बच्चे का अगर आपने अचीवमेंट टेस्ट लिया और फिर उसके बाद वो फेल हो गया उसको करने में, या फिर उसको इतना नहीं आता, तो आप क्या करते हो? आप डायग्नोज लर्निंग कराते हो, उसको सिखाते हो, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो. ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता कि आप उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोगे या स्टैंडर्ड डेविएशन वाला टेस्ट बना के दोगे, असेसमेंट दोगे, नहीं ना. तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका एक यूज़ है कि ये यूज इन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ये नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट में ही यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट. अब यहाँ पर पूछ रहा है इंस्टिंक्ट होती क्या है? हमारी इच्छाएं. ठीक है, सिंपली वो पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इंस्टिंक्ट का, हमारी इच्छाओं का कौन सा एक विशेषता है. इनेट होती हैं कि हमें पहले से प्राप्त होती हैं. अडेप्टेबिलिटी होती है कि हाँ हम अडेप्ट कर लेते हैं दूसरों की चीज़ों को देखकर या बाहरी चीज़ों को देखकर. बोथ होती हैं या नन होती है. ठीक है, तो यहाँ पर वो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट. तो यहाँ पर वो इनेट होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, बोथ होता है या नन होता है. तो आप जैसे यहाँ पर देखेंगे इंस्टिंक्ट्स, एन इंस्टिंक्ट इज़ एन इनबॉर्न प्रिसाइज फॉर्म ऑफ बिहेवियर. ये प्रिसाइज बिहेवियर होता है हमारा जो कि हमें इनबॉर्न मतलब हमें पहले से ही मिला हुआ होता है. ऑल एनिमल्स हैव बेसिक इंस्टिंक्ट डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज ऑफ सर्वाइवल, एंड इंस्टिंक्ट इज सिंपली एन इनहेरिटेड बिहेवियर पैटर्न. ये इनहेरिटेड बिहेवियर पैटर्न होता है, ये नहीं कि इन्हें सिर्फ इच्छाएं हमें बाहर से मिलती है, नहीं है, हमें इनहेरिटेड होती हैं. अ डक नोइंग हाउ टू स्विम अक्रॉस द लेक विदाउट बीइंग टफ हाउ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनहेरिटेड बिहेवियर. अब जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, देयर इज़ अ सो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड. तो अब ये तो नहीं है ना कि उन्हें कुछ चीज़ें मतलब वो सब चीज़ें ही इन्वायरमेंट में आके सीखते नहीं. अब जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बॉर्न होता है तो उसको सकिंग करना पहले से ही आता है. उसको पता होता है कि हाँ मुझे फीड कैसे करना है, मुझे सक कैसे करना है, मुझे ब्लड अपने मुझे मिल्क अपने माउथ तक कैसे लेकर जाना है. उसको सकिंग पहले से ही आती है. तो वो क्या हो गई, उसकी इनेट बिहेवियर हो गया ना, उसका इनहेरिटेड बिहेवियर हो गया जो उसको ऑलरेडी आता है. तो ये इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ये भी हमारी इच्छा इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो कि हमें ऑलरेडी क्या होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं हमारे पेरेंट्स से और भी हमारी बहुत सारी चीज़ों से. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि इनेट भी होती हैं, अडेप्टेबिलिटी भी होती है. ये दोनों ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंस्टिंक्ट की, कि इनेट भी होती है और हम अडेप्ट भी करते हैं. इनेट इन द सेंस कि हमें इनहेरिटेड होती है, और अडेप्टेबिलिटी कि हाँ हम अडेप्ट कर लेते हैं. तो जो इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड के बोथ. क्या हाँ करते हैं हम कि ये हमें इनेट भी होती हैं, हमारा कैरेक्टर हमारे जो इंस्टिंक्ट होती हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड भी होती हैं, जैसे हमारा इनहेरिटेड बिहेवियर. ठीक है, और अडेप्टेबिलिटी, और उसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो डक होती है उसको पता होता है हाउ टू स्विम, कैसे मुझे स्विम करना है. ठीक है,
जब उसका जो डक होता है, जब वो पर्टिकुलर एग में से निकलता है, ठीक है, तो उसको पता होता है उस छोटे बच्चे को कि मुझे कैसे स्विम करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पेरेंट्स से उसको इनहेरिट है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है कि उसको ये वाली जो एक इंस्टिंक्ट है, वो जो चीज़ वो बिहेवियर कर रहा है, वो उसको ऑलरेडी इनेट हो चुकी है। अडेप्टेबिलिटी कि वो बाहर जाके कैसे डील करना है, कैसे बचना है मुझे, ठीक है, वो वाली चीज़ सीखता है। तो बोथ इसका आंसर होगा बोथ। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आगे और अच्छी वीडियो प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशंस मुझे देने हो या कोई क्वेश्चन शेयर करना हो तो यू कैन शेयर विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो पर्टिकुलर जो भी आपको क्वेश्चन है या तो पूछना है या फिर मुझे सजेस्ट करना है कि मेरे पास होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। Thank you everyone. I hope this video is liked.